Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on fractional distillation. So we will talk about the principle, working and application of fractional distillation. For my previous video on distillation chapter, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the fractional distillation technique. So basically होता क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि वेपोराइजेशन होता है लिक्विड मिक्सचर्स का टू गिव राइज द मिक्सचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम विच द डिजायर्ड वन इज सेपरेटेड इन अ प्योर फॉर्म. सो बेसिकली इस मेथड को अपन रेक्टिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं बिकॉज क्या होता है कि कुछ पार्ट जो रहता है वेपर का वो कंडेंस्ड हो जाता है और वापस से जहाँ पर आपका स्टील रहता है उसमें रिटर्न हो जाता है. तो ये जो मेथड रहती है बेसिकली आपके कितने भी जो मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो उनको सेपरेट करने के काम में आता है. बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हेल्प से यू कैन सेपरेट दैट वोलेटाइल पार्ट. सो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक होती है वो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है. सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली जो वेपर्स रहती है वो आपकी कंडेंसर के थ्रू पास होती है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू पास होना पड़ता है. और सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आपका जो कंडेंसेट रहता है वो डायरेक्टली किस में कलेक्ट होता है, रिसीवर में कलेक्ट होता है. बट इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक में कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वही आपका एक तरीके से कंडेंसर की तरह वर्क करता है और जो वेपर रहती है वो वापस से रिटर्न हो जाती है आपकी स्टील में. और जो डिज़ायर्ड टाइप की वेपर्स रहती है जिसको आपको सेपरेट करवाना होता है तो वो कंडेंसर के थ्रू पास होती है और रिसीवर में कलेक्ट हो जाती है. बाकी जो फ्रैक्शंस रहते हैं वो वापस से स्टील में कंडेंसर होके वहीं पर स्टील में कलेक्ट हो जाते हैं. तो ये रहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक में डिफरेंस. सो अगर आप इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं बेसिकली देखा जाए तो from the operational point of view we can talk that the fractional distillation means mass transfer process involving the counter current diffusion of the component at each equilibrium stage. तो हर एक equilibrium stage में क्या होता है काउंटर करंट डिफ्यूजन होता है कंपोनेंट्स का. तो इसको मास ट्रांसफ़र टेक्निक तो है ही ऑलरेडी, डिस्टिलेशन टेक्निक को जिसमें बोला जाता है मास ट्रांसफ़र टेक्निक. सो जब भी लिक्विड मिक्सचर डिस्टिल्ड होता है तो जो पार्शियल कंडेंसेशन होता है वेपर्स का वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही हो जाता है. सो कॉलम में क्या होता है कि जो असेंडिंग वेपर्स रहती है जो कि स्टील से पास होती है वो कंडेंसिंग वेपर जो रहती है वो वापस से क्या रहती है कि अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द कंडेंसिंग वेपर और वापस से किस में रिटर्न हो जाती है वो स्टील में रिटर्न हो जाती है. तो बेसिकली जितना जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसी को ये सेपरेट करने के काम में आता है. तो बाय कंडेंसिंग द वेपर एंड रीहीटिंग द लिक्विड रैपिडली इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर इज सेट अप एट ईच स्टेट सो विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट. तो जितने ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट रहते हैं उनको सेपरेट करने के काम में ये टेक्निक यूज़ होती है. सो आप वापस से रीहीटिंग वगैरह कर सकते हो रैपिडली ताकि कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो सके हर एक स्टेज में. अब इसकी जो एप्लीकेशंस है तो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक जो रहती है वो जितने भी मिसिबल लिक्विड्स हैं जैसे कि एसीटोन और वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन हो गया, तो इन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं. और अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट द मिसिबल लिक्विड्स विच फॉर्म एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स. तो जो अगर एजोट्रॉप्स बना लेते हैं तो ऐसे कंपोनेंट्स को इस टेक्निक के थ्रू आप सेपरेट नहीं करवा सकते. अब इसके अगर थ्योरी की बात करते हैं देखा जाए तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जब भी कोई सब्सटेंस को आप डिज़ोल्व करते हो लिक्विड में तो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का रहता है वो लोवर्ड हो जाता है. सो व्हेन टू मिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड इच मे बी कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ वन इन द अदर. सो द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लोअर सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच वन इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर. तो क्या होता है कि जब भी आप किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करते हो तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लोअर हो जाता है. तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर. सो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड होता है बाय द गैसियस मिक्सर इज सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द गैसेस.
सो अगर आप कंपोनेंट एग्जांपल के लिए अगर आप कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी ले रहे हो, ये दोनों क्या है, मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो जो इनका पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी ए पी बी। तो अब जो टोटल प्रेशर रहता है, तो टोटल प्रेशर को आप कैसे डिनोट करोगे, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी से डिनोट करते हो। तो लाइक द अदर गैसेस लॉ, जो डाल्टन्स लॉ रहता है वो भी स्ट्रिक्टली होल्ड करता है बाय द पार्शियल प्रेशर जब भी कोई व्हेन द पार्शियल प्रेशर इज नॉट टू हाई। सो डाल्टन लॉ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट परमिट्स द एस्टिमेशन ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर विच शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, so that to reach the boiling point, so at boiling point the vaporization is maximum। तो अब इससे बात है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर जब होता है तब आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट जहाँ रहता है वहाँ पर वेपोराइजेशन क्या होता है, आपका मैक्सिमम रहता है। अब आते हैं आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आप यूज़ करते हो। सो इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन a special type of steel heads are used for the condensation and revaporizations are affected continuously, so these are known as a fractionating column। So a fractionating column is essential a long vertical tube in which the vapor passes upward and partially condensed, so the condensate flows down the column and is returned eventually to the flask। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या रहता है, वो एक देखा जाए तो एक तरीके से वर्टिकल ट्यूब टाइप की होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, इट इज़ लाइक अ वर्टिकल ट्यूब टाइप के होते हैं। इसमें स्मॉल फ्रैक्शंस होते हैं। तो क्या होता है, जब भी वेपर आपकी इवोपरेट होते हैं तो जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड रहता है वो तो पास हो जाता है, कंडेंसर के पास में चला जाता है, लेकिन जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स रहते हैं वो वापस से क्या करते हैं, इन फ्रैक्शंस में ही कंडेंस्ड होके आपके स्टील में कलेक्ट हो जाते हैं। सो कॉलम्स जो रहते हैं आर कंस्ट्रक्टेड एज टू ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, इट ऑफर्स लार्ज कूलिंग सरफेस फॉर द वेपर टू कंडेंस। तो लार्ज कूलिंग सरफेस प्रोवाइड कर, इसलिए इनको वर्टिकली बनाया जाता है ताकि कि लार्ज कूलिंग सरफेस इनको मिल सके ताकि वापस से कंडेंस हो सके। फिर एन ऑब्स्ट्रक्शंस टू द असेंडिंग वेपर अलाउ इजी कंडेंसेशन। अब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन भी अपन अलाउड कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ईजिली यू कैन गेट द कंडेंसेशन। सो फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम्स रहते हैं दो टाइप के रहते हैं, एक होता है आपका पैक्ड कॉलम और दूसरा होता है आपका प्लेट कॉलम। तो जो पैक्ड कॉलम रहते हैं, तो सम फॉर्म ऑफ द पैकिंग इज़ यूज्ड इन द कॉलम टू अफेक्ट द नेसेसरी लिक्विड वेपर कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए कुछ अपन पैकिंग यूज़ करते हैं। सो जो पैकेजिंग रहती है वो सिंगल टर्न हेलिकल्स की भी हो सकती है, जिसमें कि वायर्स या फिर ग्लास अपन इनके एंट्रेंस में प्लेस कर सकते हैं, या फिर ग्लास के रिंग्स प्लेस कर सकते हैं, या सिलेंड्रिकल ग्लास बीड्स प्लेस कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के रिंग्स प्लेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के कॉलम्स रहते हैं। सपोज करो कि ये आपका कॉलम है, तो इसमें आपने क्या करा कि छोटे छोटे ग्लास के पीसेस अगर आपने ऐड कर दिए, या फिर रिंग्स वगैरह ऐड कर दी, या फिर ग्लास की बीड्स वगैरह ऐड कर दी, तो ऐसे ऐड करके आप ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो जिससे कि वेपर जो रहती है आपकी कंडेंस हो जाती है। तो पैक्ड कॉलम की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पैक्ड कॉलम कंसिस्ट ऑफ द टावर कंटेनिंग अ packing that becomes weighted with a film of liquid which is brought in contact with the vapor in the interweaving space। तो वैसे बात है कि पैक्ड कॉलम क्या रहता है, आपके एक टावर की तरह कॉलम रहता है जिसको कि आप किसी भी वायर से, ग्लास से, या ग्लास रिंग से, या सिलेंड्रिकल बीड से आप पैक कर देते हो और उनको किस वाटर के कांटेक्ट में एक फिल्म फॉर्म करते हो। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब भी आप वेपोराइज करवाते हो किसी भी लिक्विड को, तो जो इंटरवीविंग स्पेस है उससे वेपर क्या रहती है, कंडेंसेट होती है। So a long fractionating column is necessary when the boiling point of the constituents are lying fairly close together। तो वैसे बात है, अगर आप ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करोगे या लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स को बनाओगे तो वैसे बात है कि उनको कंडेंसेट होने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। तो जो भी वोलेटाइल लिक्विड्स है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है तो उसमें ये लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर जो शॉर्ट फ्रैक्शनल कॉलम रहते हैं वो बेसिकली अगर बॉइलिंग पॉइंट जो रहते हैं दो कंपोनेंट के अगर डिफरेंट रहते हैं तब यू कैन यूज़ दैट शॉर्ट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फिर अगर एप्लीकेशन की बात की जाती है तो पैकेजिंग मस्ट बी यूनिफॉर्म सो दैट टू ऑब्टेन अ प्रॉपर चैनल। सो इफ़ द पैकेजिंग इज इरेगुलर तो मास ट्रांसफर बिकम लेस इफेक्टिव होता है।
अच्छे से नहीं हो पाता है मास ट्रांसफ़र। तो वैसे बात है कि पैकेजिंग जो आपको करनी है वो कैसे करनी है, प्रॉपर चैनल के थ्रू करनी रहती है। अब अगर प्लेट कॉलम की बात की जाती है तो प्लेट कॉलम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम रहते हैं जो कि दो टाइप्स में डिवाइड किए गए। एक होता है आपका बबल कैप प्लेट्स और दूसरा होता है टर्बो ग्रिड प्लेट्स। तो जो द कॉलम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेट्स माउंटेड ऑन अबाव ईच अदर। तो नंबर ऑफ प्लेट जो रहती है वो एक दूसरे के ऊपर माउंट रहती है। सपोज ये है तो ये नंबर ऑफ प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर माउंट रहती है। तो और कैप्स आर प्रेजेंट ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट के ऊपर अपने क्या लगा रखा है, कैप लगाते हैं। सो विच अलाउ द वेपर टू एस्केप बाय बबल्स थ्रू द लिक्विड। और अगर इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो असेंडिंग वेपर्स फ्रॉम दिस स्टील passes through the bubble caps on plate A and the rising vapor will be richer in the more volatile component. So this vapor passes through the liquid on plate B and partially condensed. So the heat of condensation partially vaporizes the liquid. So the process of condensation and the vaporization will be repeated by plate C and so all the way the column. So each bubble cap plate has the same effect as a separated steel. तो बेसिकली जैसे सेपरेटेड स्टील का इफेक्ट होता है वैसे ही इनका भी इफेक्ट होता है कि सपोज़ करो कि आपके पास में ये ए वाली प्लेट्स है, ठीक है। तो यहाँ फिर ऊपर में आपकी बी वाली प्लेट्स रहेगी। तो यहाँ जैसे ही वेपोराइज होता है तो ये यहाँ से पास होता है। फिर अगर लेस वोलेटाइल रहेगा तो वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो हैवी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा तो वो ये जो कैप्स रहती है उनके थ्रू क्या रहेगा कि वो कंडेंसेट होकर वापस रिटर्न गिर जाता है आपके स्टील में। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द बबल कैप्स यू कैन सी। सो ये आपकी ट्रे है और यहाँ पर कैप्स लगे हुए हैं। तो ये जो लिक्विड है यहाँ पर वेपर्स के फॉर्म में जा रहा है। तो जो लेस वेपराइज रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा बी सेक्शन की तरफ, फिर उसके बाद में बी से सी सेक्शन की तरफ जाता है। और जो अगर लेस वोलेटाइल रहता हो तो वेपराइज फॉर्म में हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा अगर बोला जाए तो वो वापस से रिटर्न हो जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं कि बबल कैप प्लेट इज़ इफेक्टिव और ए वाइड रेंज ऑफ वेपर लिक्विड प्रपोर्शन। सो देयर इज़ एक्सीलेंट कॉन्टैक्ट एज अ वेपर बबल थ्रू द लिक्विड। तो वेपर लिक्विड प्रपोर्शन का इसमें वाइड रेंज आपको मिल जाता है और देयर इज़ एक्सीलेंट कॉन्टैक्ट ऑफ द वेपर बबल थ्रू द लिक्विड। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो अ लेयर ऑफ लिक्विड ऑन ईच प्लेट रिजल्ट इन कंसिडरेबल होल्ड अप ऑफ अ लिक्विड ओवर द एंटायर कॉलम। तो ऑब्वियसली बात है कि जो होल्ड अप टाइम रहता है उसका बहुत ज़्यादा रहता है और यू नीड टू फोर्स द वेपर आउट ऑफ द कैप्स सो थ्रू द लिक्विड लीड टू अ लार्ज प्रेशर ड्रॉप थ्रू द कॉलम। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें जैसे कि लगा हुआ था आपको जो प्रेशर ड्रॉप रहता है बहुत ही ज़्यादा सा लार्ज लगता है। अगर लार्ज प्रेशर ड्रॉप होगा तभी आपकी जो वेपर्स रहेगी वो वेपोराइज हो पाएगी और लेस वोलेटाइल जो लिक्विड रहेंगे बहुत ज़्यादा तो उनकी वेपर ही एस्केप हो पाती है, बाकी सब जो रहती है वो कंडेंसेट हो जाती है। सो कॉलम रहता है बेसिकली तो यू कैन नॉट ड्रेन दैट कॉलम जब आप यूज़ में नहीं आता है तो। सो द स्ट्रक्चर इज़ कॉम्प्लिकेटेड, मेक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली बात है यू कैन सी दैट इन द डायग्राम कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर इसके बाद में अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली लेट मी शो यू द डायग्राम। सो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ऑन अ लार्ज स्केल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका ये स्टील है जहाँ पर आपको जो मिसिबल लिक्विड्स है उनको फिल करना रहता है और ये आपका एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहता है इंसर्टेड बिटवीन द स्टील एंड द कंडेंसर के बीच में आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ रहता है। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ में एक थर्मामीटर अटैच होता है और फिर यहाँ पर जो साइड ट्यूब है इससे आपके कंडेंसर को अटैच करके रखते हैं। कंडेंसर में इनलेट आउटलेट होता है जिससे कि वाटर जो रहेगा कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है जिससे कि आपकी वेपर जो रहेगी वो कंडेंसेट होगी। नाउ एडाप्टर इज़ कनेक्टेड थ्रू द कंडेंसर एंड द रिसीवर और दिस इज़ द रिसीवर इन विच यू विल कलेक्ट द कंडेंसेट वेपर्स। तो ये सिंपल सा इसका
कंस्ट्रक्शन होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ये कंस्ट्रक्शन एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बस बेसिकली इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर दिया गया, बस इतना सा डिफरेंस है। अब अगर इसके वर्किंग की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जिस भी मिक्सचर को आपको डिस्टिल करवाना होता है तो यू हैव टू फीड दैट मटेरियल इनटू दैट स्टील। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसमें मिक्सचर जो आपने लिया है तो ये जो मिक्सचर रहेगा वो क्या होगा, जैसे हीट होगा, हीट होने के बाद में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू पास होता है, और जो बहुत ही ज़्यादा लेस वोलेटाइल होता है वो ऑब्वियसली बात है कि इन फ्रैक्शंस को क्रॉस करके पास हो जाएगा और कंडेंसर के कांटेक्ट में आएगा, और कंडेंसर क्या करेगा कि उन वेपर्स को कंडेंसेट करेगा और इसी वे में यू कैन कलेक्ट। बाकी जो रहते हैं इसके साथ में दूसरे अदर जो वोलेटाइल लिक्विड्स रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। ऑब्वियसली बात है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो वो क्या करेंगे कि वापस से इसी जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसमें जो हर्डल्स हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं और यहीं पर कंडेंसेट हो जाते हैं और वापस से स्टील में कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये रहती है इसकी सिंपल सी वर्किंग की बात की जाए तो। और अगर आपको एफिकेसी बढ़ानी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम की तो ऑब्वियसली बात है कि यू हैव टू प्रोवाइड द लेंथ टू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और जो भी रिफ्लेक्स का रेशियो रहेगा वो भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, और हीट का जो इनपुट रहता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। ये जो कॉलम का टेम्परेचर है वो भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो ऐसे आप अच्छे से इसका सेपरेशन करवा सकते हो। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.